अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। पेन रिलीफ सीरीज़ के एपिसोड नंबर 6 में हम बात करेंगे घुटने की तब्दीली या नी रिप्लेसमेंट क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, घुटने की तब्दीली के बाद हमें कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर इरफान अहमद साहब, जो घुटने की तब्दीली के बाद उसकी रिकवरी या रिहेबिलिटेशन के एक्सपर्ट हैं और गुज़श्ता 20 सालों से घुटने की तब्दीली के बाद मरीज़ों को नॉर्मल ज़िंदगी में वापस ला चुके हैं। डॉक्टर इरफान अहमद साहब, हमारे नाजरीन को बताइए कि घुटने की तब्दीली क्या है और इसका एक तारुफ हमारे नाजरीन को करवा दीजिए, और इसके साथ हमें यह भी बताइए कि घुटने की तब्दीली की बुनियादी वजूहात क्या हैं। घुटने की तब्दीली, जिसको हम नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, ये बहुत ही कॉमन आर्थोपेडिक सर्जिकल प्रोसीजर है। ओके। ये दिन रखिए कि अमेरिका में हर साल 8 से 10 लाख घुटनों की तब्दीली होती है। होराइजन हॉस्पिटल जोहर टाउन, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, हेड ऑफ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, वहाँ पे हम हर महीने 50 से 60 लोगों के नी रिप्लेसमेंट करते हैं। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि पिछले 20 सालों में कमोबेश 3000 से ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट को हेल्प कर चुका हूँ। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत इस तरह भी समझता हूँ कि मैं लाहौर के वन ऑफ द लीडिंग आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर एहसन शमीम साहब, जो कि नी रिप्लेसमेंट की अथॉरिटी हैं, पूरे पाकिस्तान से उनके पास नी रिप्लेसमेंट के लिए पेशेंट आते हैं, उनके साथ काम करता हूँ। अच्छा। इस तरह से इस टॉपिक को जब हम डिस्कस करेंगे तो आपके नाज़रीन को फ़ायदा ये होगा कि हम आपका पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो आपके जो है नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, और उनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि नी रिप्लेसमेंट बेसिकली जिससे लोग बहुत घबराते हैं, घुटने की तब्दीली से बहुत घबराते हैं, जब उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज, एक ऐसा बंदा जिसने 20 सालों से नी रिप्लेसमेंट पेशेंट को सर्व किया होगा, उससे उनको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अब आपके दूसरे सवाल के पार्ट की तरफ आते हैं कि नी रिप्लेसमेंट की बुनियादी वजूहात क्या है। तो सबसे पहले नी रिप्लेसमेंट की जो पहली वजह है वो है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसका मतलब ये है कि हमारे घुटनों के दरमियान में से एज के साथ जब वेयर एंड टेयर हो जाता है तो हमारे घुटनों में से स्पेस, जो कार्टिलेज, ख़त्म हो जाती है, दो हड्डियाँ आपस में मिल जाती हैं, तो उसके बाद हमें नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बड़ी वजह हम कहें तो रुमाटॉइड आर्थराइटिस है, जो कि ख़वातीन में कॉमन है। ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी जो घुटने के ऊपर या किसी भी जोड़ की जो कार्टिलेज होती है उसको वो डैमेज करना शुरू कर देती है। अल्टीमेटली इतना डैमेज हो जाता है कि हड्डियाँ आपस में मिल जाती हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे पेशेंट को भी अल्टीमेटली नी रिप्लेसमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरा बड़ा काज जो देखा जाए तो वो यूरिक एसिड है। ऐसे लोग जो अपना यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं करते, उनसे भी उनकी कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाती है, और अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आती है कि दोनों घुटनों के दरमियान में स्पेस ख़त्म होती है। जब स्पेस ख़त्म हो जाए और दो हड्डियाँ आपस में मिल जाएं तो अल्टीमेटली आपको नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ जाता है। चौथी बड़ी वजह अगर हम देखें तो वो ये है कि कोई रोड साइड एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हड्डी का टूट जाना, स्पोर्ट्स इंजरी का बहुत ज़्यादा हो जाना। तो ऐसे लोगों के अंदर भी हमने देखा है कि जब एज के साथ वेयर एंड टेयर होता है, स्पेस ख़त्म होती है, तो अल्टीमेटली नी रिप्लेसमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 4 बड़ी वजह हैं जिनके साथ हमें नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये दिन रखिए कि एक आम कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर है। अगर पाकिस्तान के 2 बड़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ की बात की जाए तो शुएब अख्तर का भी नी रिप्लेसमेंट हुआ है, और इवन के डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो कि PTI की हमारी पॉलिटिशियन है, उनके भी दोनों घुटनों की तब्दीली हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, घुटने की तब्दीली से पहले जब भी कोई मरीज़ फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आता है तो उसकी जिस्मानी हालत क्या होती है, और किन मसाइल की बुनियाद पर आप मरीज़ को घुटने की तब्दीली का मशवरा देते हैं? शमस, ये दिन रखिए कि जो घुटने की तब्दीली ऐसी सूरत में होती है जब आपकी पेन नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, एक अरसे से आपके दर्द की गोलियां खा खा के थक चुके हों, और आपको ये लगे कि आपने सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन ट्राई कर लिए, आपने पेन किलर खा लिए, आपने फिजियोथेरेपी करवा ली, आपने इंजेक्शन लगवा लिए जेल वाले, उससे भी फ़ायदा ना हुआ, तो अल्टीमेटली जब आप घुटनों की स्पेस मुकम्मल ख़त्म हो जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। नी रिप्लेसमेंट पे जब हम देखते हैं कि हमारे पास जब पेशेंट आता है, जब हम उसको एवेल्यूएट करते हैं तो नॉर्मली इसकी ये कंप्लेंट्स होती है कि मैं लो सोफ़ा से नहीं उठ सकता, लो चेयर से नहीं उठ सकता, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल जब घुटनों में से स्पेस मुकम्मल ख़त्म हो जाए और पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी डिटीरियोरेट हो जाए, तो ऐसे में हम कई दफ़ा पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि अब आप नी रिप्लेसमेंट करवाएं। इसलिए बहुत ही सिंपल और एक आसान टेस्ट करवाते हैं। हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि आप अपने स्टैंडिंग नी एक्सरे करवाएं। जब पेशेंट स्टैंडिंग नी एक्सरे करवाता है और हम ये देखते हैं कि घुटनों में से स्पेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुई है, तो फिर हम उसको मशवरा देते हैं कि आप नी रिप्लेसमेंट ज़रूर करवाएं। तो ये बहुत ही
कामयाब और सक्सेसफुल सर्जरी है जिसके बाद लोगों की लाइफ ही चेंज हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये तशख़ीस हो गई कि आप घुटने जो हैं वो तब्दील करने पड़ेंगे, तो अब ये घुटनों की तब्दीली कैसे होती है? ये दिन देखिए शमस की जो घुटनों की तब्दीली है, आप बहुत सिंपल हम समझ लेते हैं। ये हमारी दो बोन है, ये हमारी जो बेसिकली ऊपर वाली बोन है जिसको हम फीमर बोलते हैं, नीचे वाली जो बोन है ये हमारी टिबिया है। अच्छा। ये जब दोनों बोन आपस में मिलती है तो जॉइंट बनता है, और इस जो बोन के एंड्स होते हैं उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो कार्टिलेज होती है। होता क्या कि जो हमारी एज गुजरती है तो कार्टिलेज के अंदर वेयर एंड टेयर हो गया तो जॉइंट स्पेस खत्म होगी। अब सर्जन करते क्या है कि नॉर्मली जैसे ऊपर वाली बोन है, इसके सिरों को जो सरफेस डैमेज हुआ है उसको काटते हैं और उसको काट के सीमेंट लगा के एक मेटल कवर चढ़ा देते हैं। इसी तरीके से नीचे वाली बोन को, उसके जो सिरा ख़राब हुआ है, जैसे कारपेंटर की जॉब होती है तो जितना सरफेस ख़राब हुआ है उसको काटेगा और उसके ऊपर मेटल कवर चढ़ा देगा। अच्छा। और फिर जो कार्टिलेज होती है उसको बेसिकली एक पतली सी मोटी सी जो हमारी प्लास्टिक की लेयर होती है वो रख दी जाती है, ताकि अब मेटल जो होती है वो बेसिकली प्लास्टिक के ऊपर मूव करती है। आप ये देखो इतना ये डायनेमिक ऑर्थोपेडिक सर्जिकल प्रोसीजर है कि मैंने बहुत सारे पेशेंट को जब हम देखते हैं कि बिफोर सर्जरी वो खड़े नहीं हो सकते, चंद कदम नहीं चल सकते। अच्छा। मैंने कई दफ़ा देखा है कि जब हम पहले दिन हम उनको खड़ा करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू होते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो हमारे लिए एक नेमत है कि जो हम खड़े नहीं हो सकते थे, अब पूरा वजन हमारी टांगों पर पड़ रहा होता है। और इतना कामयाब सर्जिकल प्रोसीजर है कि नॉर्मली मैंने अपने पेशेंट के अंदर देखा है कि जो पेशेंट बिफोर सर्जरी 5 मिनट नहीं चल सकते, 10 मिनट नहीं चल सकते, 6 हफ्तों के बाद आधा घंटा और नॉर्मली 3 माह के बाद कम बेश 4 से 5 किलोमीटर वॉक करने के काबिल हो जाते हैं। तो इस लिहाज से मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होती है कि जिन पेशेंट्स को अल्टीमेटली नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि इट इज़ द लास्ट ऑप्शन, हम कभी भी नहीं कहेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन है, तो उनको इसको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। दुनिया में सबसे कामयाब तरीन होने वाली सर्जरी में से एक सर्जरी है वो नी रिप्लेसमेंट या घुटने की तब्दीली है। अच्छा, घुटने की तब्दीली से पहले मरीज़ को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उसकी सर्जरी जो है वो बेहतर और कामयाब हो सके? शमस, मेरा ख्याल है कि जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, क्योंकि देखिए अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर हम कुछ खुशकिस्मत होंगे कि अगर हमें कोई भी कारीगर, लेट से हम पंक्चर लगवाने जाएं तो हमें अच्छा कारीगर मिल जाए, हमें प्लम्बर अच्छा मिल जाए। तो इसलिए सबसे पहले जो नी रिप्लेसमेंट है, क्योंकि ये इलेक्टिव सर्जरी है, हम बाय चॉइस जाते हैं और हमारे पास काफ़ी टाइम होता है टू डिसाइड करने के लिए कि हमें कौन सा सर्जन ढूंढना है। तो सबसे पहले नंबर 1 ऑर्थोपेडिक सर्जन की सिलेक्शन करें। ठीक हो गया। सिलेक्शन ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि एक तो हमें ऐसा सर्जन ढूंढे जिसकी लिस्ट पे काफ़ी नी रिप्लेसमेंट्स हों, उसने पिछले 10 साल से 15 साल से नी रिप्लेसमेंट किए हों, और फिर हम आसानी से उसके पेशेंट को मिल सकें और हम उसकी रिकवरी को महीने के बाद, 2 माह के बाद, 3 माह के बाद, 6 माह के बाद, साल के बाद देख सकें कि इस पेशेंट के, इस सर्जन के जो पेशेंट है वो किस तरह से रिकवर करते हैं। अगेन लाहौर के अंदर मैंने ये देखा है कि जो सबसे ज़्यादा, और किसी से भी पूछे नी रिप्लेसमेंट किसी ने करवाया होगा तो मोर लाइकली डॉक्टर एहसन शमीम साहब के पेशेंट होंगे। ज़्यादातर जो पेशेंट हैं उनकी लिस्ट पे आते हैं, क्योंकि उनकी कामयाबी का तनासब जो है वो 99.99% है और वो जो एक कंप्लीट पैकेज देते हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछे, क्योंकि हो सकता है कि बाद में कमेंट्स में लोग पूछें जी कि डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि आपकी क्या रिकमेंडेशन है, तो मेरे नज़दीक इस वक्त लाहौर के अंदर वन ऑफ द बेस्ट जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जो नी रिप्लेसमेंट का एक्सपर्ट है, वो डॉक्टर एहसन शमीम है। अगर दूसरी बात की जाए तो वो है कि हॉस्पिटल सिलेक्शन, कि जी ऐसा हॉस्पिटल ढूंढे जहाँ पे एक पूरा टीम वर्क हो, क्योंकि ये एक इलेक्टिव सर्जरी के साथ साथ नॉर्मली हम एज के उस हिस्से में सर्जरी करवाते हैं, जैसे 60 साल, 70 साल, 50 साल, और कई दफ़ा हमें और बहुत सारी बीमारियाँ भी लगी होती हैं। तो एक पूरा टीम वर्क होना चाहिए, क्योंकि जब सर्जरी होती है आपको बेहोश किया जाता है तो आपकी बेहोशी की टीम इतनी तगड़ी हो कि वो आप तो ना सिर्फ बेहोशी को अच्छा मैनेज करे, बाद में पेन मैनेजमेंट भी अच्छी कर सके। दूसरा नर्सिंग स्टाफ, फिर वहाँ का फिजियोथेरेपी स्टाफ बहुत एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा हो। तीसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो सबसे शायद ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ में एक अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन चाहिए, एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, वहाँ पे हमें एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, एक ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट जो नी रिप्लेसमेंट के अंदर एक्सपर्ट हो। क्योंकि ये तो रखिए कि नी रिप्लेसमेंट, क्योंकि अगेन एज को सिलसिले में होती है जहाँ पे हमारा मोटिवेशन लेवल भी कम हुआ होता है, हमारे मसल की स्ट्रेंथ काफ़ी कम हुई होती है, तो ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट हो जो हमें मोटिवेट करके दोबारा नॉर्मल लाइफ में वापस ला सके, हमें इंकरेज कर सके। नॉर्मली ये दिन रखिए, जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ, आपकी उम्र 60 साल है, नी रिप्लेसमेंट के बाद 60 साल का कोई बंदा आपका मुकाबला ना कर सके। आपकी उम्र 50 साल है, 50 साल का कोई बंदा आपका मुकाबला ना कर सके। जैसे हम शुएब अख्तर को देख रहे हैं, अभी वो बॉलिंग भी कर रहा होता है। इससे बहुत सारे टेनिस स्टार्स हैं जो लोग स्पोर्ट्स को समझते हैं, उनके किसी की हिप रिप्लेसमेंट हुई है, किसी की नी रिप्लेसमेंट हुई है। बाई चांस हमारे यहाँ लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ यही होता है कि हम वॉशरूम तक चले जाएँ,
हम बेसिकली चंद कदम सीढ़ियाँ चढ़ लें या हील वाले जूते पहन लें। हमारी लेडीज़ की बड़ी से बड़ी, उनसे पूछें कि आप क्या चाहते हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट के बाद आपने कम से कम 5 से 10 किलोमीटर की वॉक का टारगेट करना है। आपकी वॉक ऐसी ज़बरदस्त हो को कुछ चलते हुए पहचान ना सके कि आपकी नी रिप्लेसमेंट हुई है। तो लिहाजा 3 अगर इंपॉर्टेंट एंड बुनियादी चीज़ों को जब भी हम सर्जरी के बारे में सोचें तो वो अगर पूरी करें, नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन, सिलेक्शन ऑफ हॉस्पिटल एंड सिलेक्शन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, तो आपकी सर्जरी की कामयाबी के चांसेस बहुत हाई होते हैं। घुटने की तब्दीली के बाद मरीज़ को कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए ताकि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सके? शमस, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट की कामयाबी का जो दारोमदार है वो अच्छी वर्जिशों और फिजियोथेरेपी पे है। ठीक है। मैं अब आपके नाज़रीन के सामने वो वर्जिशें जो बेसिकली हम होराइजन हॉस्पिटल के अंदर वो वाला प्रोटोकॉल जो अपने पेशेंट को देते हैं, मैं ये चाहूँगा पूरा प्रैक्टिकल सेशन आपके नाज़रीन को डेमॉन्स्ट्रेट करूँ। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आपका मॉडल बुलाते हैं और वो वीडियो सेशन रिकॉर्ड करते हैं। ये ध्यान रखिए कि नी रिप्लेसमेंट या घुटने की तब्दीली के बाद हर सर्जन का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। सर्जन टू सर्जन प्रोटोकॉल वेरिएशन होती है। हमारा जो प्रोटोकॉल है ये बहुत ही कॉमन है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आपके सर्जन ने आपको कोई प्रोटोकॉल दिया है तो उसको फॉलो करें, वरना बहुत अच्छा होगा कि आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो करके अपनी मुकम्मल रिकवरी हासिल करें। ये दिन देखिए, नी रिप्लेसमेंट के बाद हमारा ये गोल होता है कि नंबर 1 घुटने की जो बैक साइड है वो नीचे लगनी चाहिए, यानी कि ये घुटना है इसमें कोई खम नहीं होना चाहिए। नॉर्मली क्योंकि नी रिप्लेसमेंट से पहले लोगों की टांगें थोड़ी सी टेढ़ी हो चुकी होती हैं और इस तरह से खम आ चुका होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर आपकी टांग बिल्कुल सीधी हो जाए, कोई फ्लेक्शन कंट्रैक्चर ना हो। नंबर 2 हम ये कोशिश करते हैं कि जब पेशेंट अपनी पाँव खींचे, नी प्रेस करे, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाए। सीधा ऊपर उठाइए टांग को, ये ऐसे एक टांग सीधी उठाएंगे और ऐसे बिल्कुल सीधी उठे, इसमें भी कोई खम ना हो। ये हमारा नंबर 2 गोल होता है। एंड नंबर 3 गोल के अंदर हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि जब 3 हफ्ते गुजर जाएंगे तो हमारी ये कोशिश होगी कि आपकी टांग इस तरह से मुड़े कि ये पिंडली रान के साथ मिल जाए। इसका मतलब ये होगा आपके बेसिक गोल्स एंड टारगेट्स मीट हो गए हैं और आपकी फिजियो अब टर्मिनेट यानी ख़त्म की जा सकती है। अगर आपकी जब तक ये गोल ना मिले, आपकी फिजियो एक्सटेंड हो सकती है 6 हफ्तों के लिए भी, 3 माह के लिए। और नंबर 4 पे हमारी ये कोशिश होती है जब आप चलें तो आपके चलते हुए कोई लिंप ना हो, कोई ये पहचान ना सके कि आपके घुटने की सर्जरी हुई है। इसके लिए जो हम वर्जिशें करवाते हैं उसमें नंबर 1 एक्सरसाइज जो पहले दिन ही अपने पेशेंट को देते हैं, हम कहते हैं पाँव अपनी तरफ खींचें ज़ोर से और नीचे लेके जाएं, पाँव अपनी तरफ खींचें और फिर नीचे ले जाएं। ये तो देखिए कि इसको हम फोर्सफुली कहते हैं, पाँव तरफ खींचना और नीचे लेके जाना। इसको एंकल पंप्स बोलते हैं। इसका मकसद ये होता है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद या कोई भी टांग की सर्जरी के बाद ब्लड क्लॉट बन सकता है और ब्लड क्लॉट आपकी पिंडली के अंदर बनेगा और वो सीधा हार्ट की तरफ जाएगा। तो नॉर्मली मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ कि आपकी लाइफ सेविंग एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को हर घंटे के बाद कम अज़ कम भी 30 से 40 दफ़ा अपने पाँव हिलाने होते हैं। नंबर 2 एक्सरसाइज मैं अपने पेशेंट देता हूँ, हम उनसे कहते हैं कि अपने घुटने को नीचे प्रेस करें और प्रेस करें और कोशिश करें कि घुटने के नीचे गैप कम से कम हो। ये नंबर 2 एक्सरसाइज होती है। इस एक्सरसाइज को भी हम 10/2 रेपिटेशन देते हैं। एंड नंबर 3 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं यही टांग को बेंड कर लें और पाँव अपनी तरफ खींचें, नी प्रेस करें, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएं और वहाँ पे जाके कोशिश करें 5 तक गिने, 1 2 3 4 5। नॉर्मली ये देखिए कोई कट सामने से लगा हुआ होता है, पहले 2-4 दिन हफ्ता आपसे टांग ना भी उठे कोई मसला नहीं है। आपके घर का फैमिली मेंबर या फिजियोथेरेपिस्ट आपको सपोर्ट दे के आपको टांग को उठाएगा सहारे के साथ, ताकि आपकी टांग आहिस्ता आहिस्ता इन मसल के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, फ्रंट थाई मसल के अंदर, और आप आराम से ये टांग उठा सकेंगे। नंबर 4 जो हमारा गोल होता है वो तो हमने नी बेंड नहीं करना है। अगेन इतना बड़ा कट है, 6 से 10 इंच का कट होता है और उसमें सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी आती है वो नी बेंडिंग के अंदर आती है। पेशेंट बेचारे परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये देखिए चंद दिनों की जो तकलीफ़ होती है वो आपके आने वाले वक्त के अंदर बहुत सी तकलीफ़ों से बचाती है। पहले हफ्ते के अंदर हम अपने पेशेंट की टांग नहीं मोड़ते, लेकिन सेकंड वीक से नी बेंडिंग करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते हैं ये टांग मुड़े, फिर वापस ले जाते हैं। ये बहुत सिंपल और आसान टेक्निक होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इस टांग को मोड़ते रहते हैं। इसमें हम पेशेंट को पहले कहते हैं कि अपने सहारे से मोड़े, फिर हम पेशेंट कहते हैं खुद मोड़ें टांग को, फोल्ड करें टांग को, फोल्ड करें आहिस्ता आहिस्ता। जो वो करता जाएगा अल्टीमेटली अगले 3 हफ्तों के अंदर हमारी ये कोशिश होती है कि पिंडली रान के साथ मिल जाए। नॉर्मली ये देखा गया है कि पेशेंट जो ऐसे नी बेंडिंग जो होती है वो 3 हफ्तों के अंदर 95% हमारे जो पेशेंट वो अचीव कर लेते हैं, बट 5 से 10% पेशेंट ऐसे ज़रूर होते हैं जिनका बिफोर सर्जरी टांगें बहुत टेढ़ी होने की वजह से या मसल स्टिफ होने की वजह से ये टांग मुड़ नहीं रही होती। तो फिर हम उनको एक्स्ट्रा फिजियो सेशन देते हैं। नॉर्मली ऐसे सेशन के अंदर उसको 2 हफ्ते या 3 हफ्तों की एक्स्ट्रा फिजियो लेनी पड़ती है। 3 हफ्तों के अंदर हमारा पेशेंट हम फिजियो टर्मिनेट कर देते हैं और हमने ये देखा है कि हमारा पेशेंट 3 हफ्तों के बाद 15 से 20 मिनट की और तकरीबन 6 हफ्तों के बाद ऑलमोस्ट आधे घंटे की वॉक कंफर्टेबली कर रहा होता है।
ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने वर्जिशें बताई हैं, जो पहली एक्सरसाइज है वो फर्स्ट वीक में करनी है और फिर दूसरी एक्सरसाइज जो है वो दूसरे वीक से स्टार्ट करनी है। शमस जो बेसिकली नंबर 1 एक्सरसाइज है, ये तो आप समझ लीजिए कि 6 हफ्तों तक आपने करनी है। ये आपकी लाइफ सेविंग एक्सरसाइज है। ओके। वो आपने उसके साथ कंफ्यूज है। बकाया जो एक्सरसाइज हैं वो हम समझिए फर्स्ट वीक में नी प्रेस और टांग उठाने वाली एक्सरसाइज थी। ठीक है। सेकंड वीक से हमने ऐड ऑन करनी है नी बेंडिंग एक्सरसाइज, ये हमारा सेकंड वीक होगा। ओके हो गया। तो ये तमाम एक्सरसाइज जो हैं मरीज जो हैं पेशेंट है वो घर में कर सकता है बड़े आराम से। बेसिकली नॉर्मल होता क्या है कि जब पेशेंट हफ्ता 2 या 3 दिन हॉस्पिटल में रहता है, फिर डिस्चार्ज हो जाता है, तो आइडियली होना ये चाहिए कि जब पेशेंट डिस्चार्ज हो तो फिर फिजियोथेरेपी की सुपरविजन में एक सेशन वो करे और बकाया जो सेशन 2 से 3 दफ़ा खुद दोहराए ताकि उसका रिजल्ट जल्दी आ जाए। क्योंकि शम्स इसमें ये देखा गया है कि बड़ी एक मिथ है जी कि हमें फिजियोथेरेपी करवाने की क्या ज़रूरत है, हमें वर्जिशें क्यों करवाएं, हम तो खुद कर लेंगे। प्रॉब्लम ये आता है कि नी रिप्लेसमेंट क्योंकि बहुत बड़ा आर्थोपेडिक सर्जिकल प्रोसीजर भी है, इसके अंदर पेन बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट्स खुद से पेन टॉलरेट नहीं होती। फिर सेकंड हम अपने पेशेंट कहते हैं अगर आपने 2 से 3 हफ्तों के अंदर टांग ना मोड़ी तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रैक्चर बन जाएगा और फिर टांग नहीं मुड़ेगी, मुश्किल पेश आएगी। और वो बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि हमारे पास कई दफ़ा दूसरे सर्जन के पेशेंट आते हैं, उनके 3 हफ्ते तक टांग नहीं मुड़ी, उस पर टांग सीधी रहती है। अब वो पेशेंट टांग मोड़ते बच्चा शदीद तकलीफ में जाता है। इसलिए पहले 3 हफ्ते जो फिजियोथेरेपी के वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पे लोग इतना पैसा लगा लेते हैं तो कुछ पैसे फिजियोथेरेपी के साथ लगाएं ताकि उनके रिजल्ट राइट टाइम पे आ जाए। ठीक होगा। यानी घुटने की तब्दीली के बाद जो डॉक्टर है आपका, जो भी जिससे आपने ये घुटने तब्दील करवाए हैं, तो उसके हवाले से आपने एहतियात भी करनी है और उनकी हदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल भी करना है। शिमत बहुत ज़रूरी है। और अगर फ़र्ज़ करें जो नाज़रीन हमारी वीडियो को देख रहे हैं कि कुछ आर्थोपेडिक सर्जन नहीं भी एडवाइस करते फिजियोथेरेपी, क्योंकि बाय चांस कई दफ़ा उनकी ट्रेनिंग या उनके माहौल के अंदर ऐसा नहीं होता कि उनको पता हो कि फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है फ़र्ज़ करें। लेकिन इंटरनेशनल जो गाइडलाइन, अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्थोपेडिक सर्जन की जो गाइडलाइंस हैं वो स्ट्रांगली इंडोर्स करते हैं। इवन कि हमारा जो आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर एहसन शमीम साहब वो तो कहते हैं भाई 50-50 है, मेरा काम था सर्जरी कर देना, अब आपको दोबारा नॉर्मल लाइफ में जो लाना है वो फिजियोथेरेपिस्ट ने लाना है। उससे ये होता है कि फिर पेशेंट का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो लिहाजा जो आर्थोपेडिक सर्जन हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उनको स्ट्रांगली इंकरेज करेंगे। मैं 20 साल का एक्सपीरियंस सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट को लाजमी तौर पर साथ इंगेज करें ताकि आपके रिजल्ट, आपके आउटकम बहुत अच्छे हो जाए। ठीक हो गया। डॉक्टर इरफान अहमद साहब, आपने वर्जिशें तो बता दी, तो अब मरीज़ जो है वो घुटने की तब्दीली की जो सर्जरी है उसके बाद चलना कैसे स्टार्ट करें? शिमस बेसिकली नॉर्मली पेशेंट अगले दिन से ही, सबसे अच्छी इसकी ब्यूटी यह है सर्जरी की कि अगले दिन ही पूरा वज़न डाल के वो चल सकता है। लेकिन एहतियातन पहले हम 2 से 3 हफ्ते कम से कम अपने पेशेंट कहते हैं वॉकर के साथ चल रहे हैं। वॉकर जो होते हैं वो बेसिकली हाइट एडजस्टेबल होने चाहिए। जैसे अब ये देखेंगे तो इसके मुख्तलिफ पोर्स लगे हुए हैं, तो उसके लिहाज से हम एडजस्ट कर सकते हैं। हम ये कहते हैं जब वॉकर में मरीज़ खड़ा हो तो उसके जो हाथ हैं, जो रिस्ट का लेवल है वो उसके हैंडल पे होना चाहिए, ताकि वो आराम से कंफर्टेबली वेट बेरिंग जो है अपनी टांगों भी कर सके और उसकी बेहतर सपोर्ट भी ले सके। फिर हम नॉर्मली पेशेंट जब हम खड़ा करते हैं, हम ये कहते हैं नंबर 1 वॉकर आगे जाएगा, नंबर 2 जो उसकी ऑपरेशन वाली टांग है तो वो कोशिश करेगा कि वॉकर की मिड रेंज में लेके आए और दूसरा पाँव शुरू में पहले 2-3 दिन उसके साथ रखे। नंबर 1 वॉकर, नंबर 2 ऑपरेशन वाली टांग, नंबर 3 गुड लैग उसके लेवल। जब 2-3 दिन गुजर जाते हैं, पेशेंट की स्ट्रेंथ बेहतर हो जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर हम कहते हैं नंबर 1 वॉकर, नंबर 2 ऑपरेशन वाली टांग एंड नंबर 3 जो नॉन ऑपरेटेड लेग है जिसका ऑपरेशन, वो पाँव थोड़ा सा आगे जाना चाहिए, जैसे नॉर्मल वॉक होती है, तो हम कहते हैं वॉकर, नॉन ऑपरेटेड लेग और फिर आप चलते जाएं। तो 1, 2, 3 का प्रिंसिपल होता है। और ये वॉकर का ये फ़ायदा होता है कि पीछे एक बंदा आपके साथ चल रहा होता है और तीनों साइडों पर आपको सपोर्ट होते हैं, गिरने के चांस कम हो जाते हैं। जब आपके 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और हमें लगता है कि आप पेशेंट का बैलेंस बहुत अच्छा होगा, उसने वॉकर ऐसे उठा के चलना शुरू हो गया है या वो बेसिकली कंफर्टेबली चल रहा है, तो इसका मतलब उसकी टांगों में स्ट्रेंथ आ गई है। फिर नॉर्मली हम अपने पेशेंट कहते हैं कि आप स्टिक का इस्तेमाल करें। अगर तो पेशेंट कोई बल्की होगा, ज़्यादा मोटा होगा, फिर हम उसको कहते हैं कि आपने टेट्रापोड स्टिक इस्तेमाल करना, इसके 4 पोर्स लगे होते हैं। और उसमें भी अगेन हाइट की प्रिंसिपल वही होगा कि आपने स्टिक को साथ रखना है, रिस्ट के लेवल पर रखना है। और फिर इसमें जो प्रिंसिपल है कि आइडली आपको जो डोमिनेटिंग हैंड है, जो राइट हैंड है, आइडली उसके अंदर स्टिक का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आप लेफ्ट हैंड में भी पकड़ सकते हैं। तो फिर आप ये करते हैं, लेफ्ट से हमारी फ़र्ज़ करें, अज्यूम करते हैं लेफ्ट नी की सर्जरी हुई है, हम कहते हैं नंबर 1 स्टिक, नंबर 2 लेफ्ट फुट जाएगा, फिर नंबर 2 आपकी गुड लेग आ जाएगी। इस तरह लेफ्ट राइट करते हुए 1, 2, 3 का प्रिंसिपल होता है। अगर इन केस आपका बायां गोडा भी ख़राब है और दोनों घुटनों की फर्क तब्दीली हुई है, सपोज दोनों घुटने तब्दील, उसमें भी आपने डोमिनेटिंग हैंड में रखना होता है। और आप उसमें यही प्रिंसिपल रखते हैं कि आपने ये
बायां दायां 1 2 3। तो इस तरीके से आप स्टिक के साथ चलते हैं तो ये बड़े आराम से स्टिक, जो लोग बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, 6 हफ्तों से लेकर 3 माह के बाद वो स्टिक भी छोड़ देते हैं और 3 माह के बाद वो कंफर्टेबली बहुत अच्छे तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ रहे उतर रहे होते हैं। और अक्सर मेरे पास पेशेंट आके कहते हैं जी कि हम हील वाले जूते पहन के ऊपर चढ़ते उतरते हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस लिहाज से नी रिप्लेसमेंट की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि पेशेंट बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी साथ बता दीजिए कि जो घुटने हैं वो एक वक्त में एक घुटना तब्दील करना चाहिए या एक ही वक्त में दोनों घुटने भी तब्दील हो सकते हैं, दोनों टांगों के? शमस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली हमें ये देखना होता है अगर उसके दोनों घुटने ख़राब हैं, दोनों में स्पेस ख़त्म हो गया है, लेकिन पेशेंट मेडिकली फिजिकली फिट है, उसकी उम्र 70 साल से नीचे है और वो मेंटली भी स्ट्रांग है, तो बिलीव मी आइडियली दोनों घुटने इन वन टाइम रिप्लेस कर देने चाहिए। ठीक है। क्योंकि उसका फ़ायदा ये होता है कि देखिए आप जैसे गाड़ी का एक टायर तब्दील करवा लें और दूसरा टायर, तो गाड़ी सही नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर तो आप दोनों घुटने ख़राब हैं तो फिर दोनों, लेकिन अगर आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है आइडियली और आपका मेडिकल इश्यूज़ भी हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आपको 1 बाय 1 जाना चाहिए, थोड़ी सी पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। ऐसे पेशेंट तकरीबन साल लगता है फुल्ली रिकवर करते हैं, लेकिन जो बायलैटरल है, दोनों को इकट्ठे करवाता है, वो नॉर्मली 3 से 4 माह के बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, घुटने की जो तब्दीली है ये एक महंगा तरीका इलाज है और जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करें और क्या इस सर्जरी से बचा जा सकता है? शमस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम सिंगल नी रिप्लेसमेंट की बात करें, उसकी कास्ट की कम से कम कास्ट करें वो 8 लाख से लेके 12 लाख तक है। और अगर दोनों घुटनों की इकट्ठी की बात की जाए, जो लोग करवाते हैं बहुत, वो भी बड़ी कॉमन है, उसकी जो कास्ट पड़ती है आप कम से कम 18 लाख से लेके 24 लाख है प्राइवेट सेक्टर की बात करें। फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हम नॉर्मली लोग इनकरेज नहीं करते, क्योंकि साफ दर के पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं और जो इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं, खासकर नी रिप्लेसमेंट, इसके अंदर आपका ऑपरेशन थिएटर बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वहाँ से कहीं पेशेंट इन्फेक्शन कहीं ना कर सके। तो इस लिहाज से ऑब्वियसली हमारे जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे और वहाँ से सर्जरी करवा लेंगे। अब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, या याद होगा कि हमने अपने से पहले 2 वीडियोज़ बनाई थी और ख़वातीन को बहुत इनकरेज किया था और बच्चों को बहुत इनकरेज किया था कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर किसी की 50% भी स्पेस कम है और अभी उनका पूरा घुटना ख़राब नहीं हुआ, तो वो ख़वातीन का नी आर्थराइटिस हमने डिस्कस किया, वो बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत पॉपुलर है। मेरा अभी आज की लिस्ट में भी 2 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हमने मर्दों में नी आर्थराइटिस की बात की थी, यूरिक एसिड से रिलेटेड, उनके लिए भी बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने उस वीडियो में दी है, वो लोग उसका ख्याल करें। और अब जिनके नीज़ जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं और उनको नी रिप्लेसमेंट रिकमेंड हो गया है और अब उनके पास कोई चॉइस नहीं है, तो मैं उनको इनकरेज करूंगा कि वो एक फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लें, वर्जिशें करें, अपने मसल को इतना मजबूत करें कि उनके नी जॉइंट्स के ऊपर मिनिमम स्ट्रेस पड़े, लो सोफ़ा पे ना बैठें, लो चेयर पे ना बैठें और कोशिश करें कि जो एक्सरसाइज बेड रिडन एक्सरसाइज हैं वो करें। इवन कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो कि फिजियो PRC के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस किया है, कि मेरे पास अक्सर ऐसे पेशेंट आते हैं जी, वो कहते रोते हैं जी हमारी तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, हम 8 लाख नहीं लगा सकते, 10 लाख नहीं लगा सकते। तो उनके लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं कि वो लेट के एक्सरसाइजेज करें, करवटें लेते रहें, बेड से उठें, अगर फ़र्क वो 3 मिनट चल सकते हैं तो 3 मिनट चले, अगर वो 5 मिनट चल सकते हैं 5 मिनट चले। मैं नॉर्मली अपने पेशेंट को इनकरेज करता हूँ, लेट से आपसे 1 मिनट चला जाता है तो आपने 1 मिनट करके हर 15 मिनट के बाद घंटे में 4 मिनट हो जाएंगे, तो कम और बेश आप कोशिश करें कि 40 से 50 मिनट ज़रूर चलें। यानी कि आप समझ लीजिए कि मोबिलिटी इज़ अ की। ऐसे मरीज़ जिनको फाइनली नी रिप्लेसमेंट नहीं करवा सकते, अगर वो अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज करें तो उससे उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। डॉक्टर इरफान अहमद साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शमस साहब का भी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वो नाजरीन जो घुटने की तब्दीली के बारे में जानना चाहते थे उनके लिए ये